मेरा नाम रोहन है। मैं मुंबई में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मेरी जिंदगी बिल्कुल एक जैसी और नीरस थी। सुबह ऑफिस, शाम को ट्रैफिक और रात को डिनर के बाद टीवी देखते देखते नींद। लेकिन पिछले महीने मेरी बुआ का फोन आया और मेरी यह सामान्य जिंदगी पल भर में बदल गई। मेरी बुआ शांति मौसी हिमाचल के एक दूर दराज के गांव शिवगढ़ में रहती थी। मेरा परिवार तो सालों पहले ही मुंबई आकर बस गया था, लेकिन मौसी ने कभी गांव नहीं छोड़ा। फोन पर उनकी आवाज हवा के झोंके की तरह कांप रही थी। रोहन बेटा, वो मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूं तुम्हारे पापा से मेरी कोई बात नहीं होती, पर अब मेरे पास तुम ही हो। तुम आ जाओ ना एक बार, बस एक बार। मुझे तुमसे कुछ कहना है, बहुत जरूरी है। पापा से जब मैंने मौसी के बारे में पूछा तो उनका चेहरा गुस्से और डर से सख्त हो गया। उनसे दूर रहो रोहन, वो हमेशा से ही अजीब थीं। उस गांव में वही एक परिवार था जिसने हमारी मदद की। बाकी सब छोड़ो, कोई फायदा नहीं पुरानी बातें याद करने का। लेकिन मौसी की आवाज में एक बेचैनी थी जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर पाया। छुट्टियां लेकर मैं ट्रेन से चल पड़ा। शिवगढ़ का रास्ता बेहद खूबसूरत था, हरे भरे पहाड़, झरने और घने जंगल। लेकिन जैसे जैसे मैं गांव के करीब पहुंचा, वैसे वैसे माहौल बदलता गया। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। पेड़ों की हरियाली में भी एक उदासी थी। गांव बहुत छोटा था, कुछ ही घर, एक छोटी सी दुकान और बीच में एक पुराना कुआं। लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो किसी बाहरी व्यक्ति को देखकर खुश नहीं थे। जब मैंने मौसी का पता पूछा तो एक बूढ़े व्यक्ति ने बिना कुछ बोले उंगली से एक रास्ता दिखा दिया। मौसी का घर गांव के आखिरी छोर पर था, एक पहाड़ी की तलहटी में। वो पुराना लकड़ी का बना हुआ मकान अब टूटने के कगार पर था। दरवाजे का पेंट उखड़ चुका था और खिड़कियों में शीशे तक नहीं थे। मैंने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा धीरे से खुला। मौसी बाहर आईं। उन्हें देखकर मेरा दिल धक से रह गया। मैंने उन्हें आखिरी बार 10 साल पहले देखा था। तब वो हंसती खेलती गोल मटोल महिला थीं। अब सामने खड़ी औरत एक छाया मात्र थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखें अंदर धंसी हुई थीं और बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। उन्होंने एक पुरानी साड़ी पहन रखी थी जो उनके सूखे शरीर पर लटक रही थी। आ गए बेटा, आ गए, उन्होंने एक कांपती हुई आवाज में कहा और मुझे अंदर ले गईं। घर के अंदर का माहौल और भी भयानक था। हवा में धूल और बासीपन की गंध थी। दीवारों पर नमी के चिन्ह थे और छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात थी, घर के बीचों बीच खड़ा एक विशाल पुराना पेड़। यह पेड़ सीधे घर के फर्श से निकलता हुआ छत को चीरते हुए बाहर निकल गया था। इसकी शाखाएं घर के अंदर ही फैली हुई थीं, जैसे यह पेड़ और घर एक ही चीज का हिस्सा हों। यह पेड़? मैंने हैरानी से पूछा। मौसी ने पेड़ की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यही तो बात है बेटा, हमारे परिवार की जड़ें। रात का खाना खाते समय मौसी ने अपनी बात शुरू की। रोहन, तुम्हारे पापा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया होगा, है ना? हमारे परिवार के बारे में, इस गांव के बारे में। मैंने हिलाकर इनकार किया। यह गांव हमेशा से अजीब था, उन्होंने कहा। उनकी आवाज एक फुसफुसाहट में बदल गई। लेकिन सब कुछ तब और बुरा हो गया जब हमने इस घर में यह पेड़ काटने की कोशिश की। यह कोई साधारण पेड़ नहीं है रोहन, यह बाग है। और बाग सिर्फ एक पेड़ का नाम नहीं है। उन्होंने रुककर एक लंबी सांस ली। बाग का मतलब है बचा हुआ। यह पेड़ उन सभी चीजों का प्रतीक है जो हमने छोड़ दी हैं, जिन्हें हमने भुला दिया है। और कभी कभी जो चीजें छूट जाती हैं वो वापस आना चाहती हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहना चाह रही हैं। वो बस इतना कहकर चुप हो गईं कि मुझे यहां रुकना होगा और कुछ दिनों तक उनकी देखभाल करनी होगी। थकान के मारे मैंने हां कर दी। मेरे सोने के लिए एक छोटा सा कमरा था, जिसकी खिड़की सीधे उसी पेड़ की एक मोटी शाखा के सामने थी। रात गहरी होती गई और मैं सो नहीं पा रहा था। हवा के साथ पेड़ की पत्तियों की सरसराहट की आवाज आ रही थी, लेकिन यह आवाज सामान्य नहीं लग रही थी। यह ऐसी थी जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। अचानक मैंने एक और आवाज सुनी, बाहर की तरफ। ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा है। मैं धीरे से उठा और खिड़की की तरफ देखा।
चांदनी रात में मैंने देखा कि पेड़ की उसी शाखा पर एक काले रंग की आकृति बैठी हुई है। यह कोई पक्षी नहीं लग रहा था। इसकी आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन बहुत ज्यादा पतली और टेढ़ी मेढ़ी। मेरी सांसें रुक सी गईं। वो आकृति हिली और मैंने दो चमकती हुई सफेद आंखें देखीं, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। फिर एक आवाज आई, एक दर्द भरी, कराहती हुई आवाज जो पत्तियों की सरसराहट में घुल मिल गई। भाग भाग। मैं पीछे हटा और चिल्लाना चाहा, लेकिन मेरा गला रुंध गया। मैंने जल्दी से पर्दा खींचकर खिड़की ढक दी और पूरी रात कांपता रहा। क्या यह सपना था या थकान का असर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक बात तय थी, यहां कुछ गड़बड़ थी और मौसी जानती थी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मौसी चाय बना रही थी। उन्होंने मेरे चेहरे का रंग देखा और बिना कुछ पूछे बोली, तुमने भी उसे देख लिया है ना? उसने तुम्हें परेशान किया। कौन? वो क्या था मौसी? मैंने डरते हुए पूछा। वो कोई नहीं है बेटा, वो बस एक बाक है जो छूट गया, जो अधूरा रह गया। उन्होंने चाय का प्याला मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी ने इस पेड़ को काटने की कोशिश की थी। उस दिन से यह हमारे साथ है। यह हमारे परिवार के अधूरे कामों, अधूरे वादों और अधूरी आत्माओं को अपनी ओर खींचता है। उस दिन मैंने गांव में घूमने की कोशिश की, लेकिन लोग मुझसे दूर भागते नजर आए। कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था। एक दुकानदार ने, जिसने मुझ पर दया दिखाई, बस इतना कहा, तुम जल्दी से यहां से चले जाओ बेटा। यह गांव बाहरी लोगों को पचा नहीं पाता, और ना ही वो पेड़। शाम को जब मैं वापस मौसी के घर पहुंचा तो वो बहुत बीमार नजर आ रही थीं। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, रोहन, मैं ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं हूं, पर मुझे एक काम करना है, एक वादा निभाना है। तुम मेरी मदद करोगे? क्या वादा? मैंने पूछा। कल रात पूर्णिमा की रात है, उन्होंने कहा। उस रात बाघ सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। मुझे उस पेड़ की जड़ में एक चीज दफनानी है। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। बस तुम्हें एक दिया जलाकर रखना है, और चाहे कुछ भी हो जाए, दिया बुझने नहीं देना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा भी कुछ बाक रह जाए। उनकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैं मना नहीं कर पाया। उनकी आंखों में एक असहाय भाव था। मैंने हां कह दी। रात होते ही मौसी की तबीयत और बिगड़ती गई। वो बेहोश सी हो गईं और बुखार में बड़बड़ा रही थी। माफ करना, हमने तुम्हें छोड़ दिया, तुम सबको छोड़ दिया। मैं उनके पास बैठा रहा। आधी रात के करीब अचानक घर के अंदर का तापमान एकदम गिर गया। खिड़कियों पर बर्फ की एक परत जम गई। हालांकि बाहर इतनी ठंड नहीं थी। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं, जोर जोर से, मानो कोई उन्हें हिला रहा हो। फिर वही आवाज फिर से सुनाई दी, पत्तियों की सरसराहट में वही फुसफुसाहट, बाक बाक। यह आवाज इस बार और जोरों से और साफ थी, और यह सिर्फ बाहर से नहीं आ रही थी, यह घर के अंदर दीवारों के भीतर से आ रही थी। मैंने देखा कि मौसी की आंखें खुल गईं, लेकिन वो सामान्य नहीं थीं। उनकी आंखों में वही सफेद चमक थी जो कल रात मैंने उस आकृति में देखी थी। वो धीरे से बिस्तर से उठी और बिना एक शब्द बोले उस पेड़ की जड़ों की ओर बढ़ने लगीं। मैं डर के मारे स्तब्ध था, लेकिन मैंने अपना वादा याद किया। मैं एक दिया लेकर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। पेड़ की जड़ें घर के फर्श को चीरते हुए नीचे जा रही थीं। मौसी ने एक जगह इशारा किया जहां जड़ें जमीन से बाहर निकल रही थीं। वहां मिट्टी डीली थी। उन्होंने अपनी एक पुरानी सी लैकेट निकाली, जिसमें एक तस्वीर थी, मेरे पिता की युवावस्था की तस्वीर। इसे दफन करो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज दो लोगों की आवाजों का मेल लग रही थी, एक उनकी अपनी और एक औरत की जो बहुत दर्द में थी। मैंने हाथ कांपते हुए वह लैकेट जमीन में दबा दिया। जैसे ही मैंने मिट्टी डाली, पेड़ की सारी शाखाएं तेजी से हिल उठीं। एक तेज हवा का झोंका आया और मेरे हाथ का दिया लगभग बुझ गया। मैंने जल्दी से उसे बचाया और अपने दोनों हाथों से सुरक्षित किया। तभी मैंने देखा पेड़ की जड़ों के बीच से कुछ उभर रहा था। पहले तो लगा जैसे कोई सफेद जड़ है, लेकिन फिर वो लंबी होती गई और उसमें उंगलियों जैसे आकार बनने लगे। यह एक इंसान का हाथ था, लेकिन लकड़ी जैसा सख्त और पीला। वो हाथ जमीन से बाहर आया और मौसी की तरफ बढ़ने लगा।
मौसी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आंसू बहाने लगी। माफ करना मां, माफ करना, हम तुम्हें यहां अकेले छोड़कर चले गए। वो लकड़ी जैसा हाथ मौसी के पैर को छूने लगा। जहां उसने छुआ वहां मौसी की त्वचा का रंग फीका पड़ने लगा, जैसे वो भी लकड़ी में बदल रही हो। मौसी चीखीं, लेकिन उनकी चीख में कोई आवाज नहीं थी। मैं वहां खड़ा देखता रह गया। मेरे हाथ से दिया गिर गया और बुझ गया। अंधेरा छा गया। भाग 1 समाप्त। भाग 2 जो छूट गया वो लौट आया। दिया बुझते ही आसपास का सारा शोर, सारी हलचल एकदम थम गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में सनसनाहट होने लगी। फिर धीरे धीरे पेड़ की शाखाओं से एक हल्की सी नीली रोशनी फूटने लगी। यह रोशनी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने उस रहस्यमय आकृति की आंखों में देखी थी। उस नीली रोशनी में मैंने देखा कि वो लकड़ी जैसा हाथ अब पूरी तरह से मौसी के पैर को जकड़ चुका था। उनका आधा शरीर अब एक अजीब से पीले सफेद रंग का हो चुका था, जैसे पुरानी लकड़ी। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जान नहीं थी। वो सीधे मेरी तरफ देख रही थीं और उनके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज उनके गले से नहीं बल्कि पेड़ की शाखाओं से आ रही थी। दिया जला, एक टूटी फूटी कर्कश आवाज हवा में गूंजी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने जल्दी से माचिस ढूंढी और दिया फिर से जलाने की कोशिश की। पहली बार माचिस की तीली बुझ गई, दूसरी बार भी। तीसरी बार जब तीली जली तो मैंने देखा कि मौसी का शरीर और भी ज्यादा सख्त होता जा रहा है। वो हाथ अब उनकी कमर तक पहुंच चुका था। आखिरकार मैंने दिया जलाने में सफलता पाई। दिए की लौ के टिमटिमाते ही वो लकड़ी का हाथ एकदम से स्थिर हो गया, जैसे जम गया हो। नीली रोशनी मध्यम पड़ने लगी। मौसी के होंठ हिलने बंद हो गए। मैं सांस रोके खड़ा देखता रहा। क्या वो मर चुकी थीं? लेकिन फिर उनकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी। यह देखकर मैं हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। मैंने दिया एक सुरक्षित जगह पर रखा और उस लकड़ी के हाथ को मौसी से अलग करने की कोशिश की। वह हाथ बर्फ जैसा ठंडा और पत्थर जैसा सख्त था। उसे हिलाना तो दूर, छूना भी डरावना था। तभी मौसी की आवाज एक बार फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार बहुत कमजोर, बस एक फुसफुसाहट की तरह। जड़ जला।